जय हिंद। देखिए ये इतिहास का क्लास है। इतिहास में हम इससे पहले वाला क्लास में हम कुछ बताए हुए थे। इतिहास में हम बताए हुए थे आपको कि पूरे इतिहास को, इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। ये सारा कुछ हम आपको बताए हुए थे। पूरे इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया था। पूरे इतिहास को कितने कालखंड में? 3 कालखंड में बांटा गया है। एक तो प्राग ऐतिहासिक जो सबसे पुराना काल था, उसके बाद वाले काल को आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद वाले काल को क्या कहा गया? ऐतिहासिक कहा गया। तो हम आपको इससे पहले वाले क्लास में प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल के विषय में, प्राग ऐतिहासिक में मेनली पत्थर के औजार थे, इसीलिए उसे प्राग ऐतिहासिक कहा गया। पाषाण काल इसीलिए उसको कहा गया। पाषाण माने पत्थर होता है। तो ये सारा कुछ प्राग ऐतिहासिक के जितने डिटेल थे हम आपको पीछे वाले क्लास में करा चुके हैं। आज के क्लास में उसके बाद कराएंगे आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में हमको मेनली पढ़ना है सिंधु सभ्यता के बारे में। आद्य ऐतिहासिक किसके बारे में पढ़ना है? सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ना। सिंधु सभ्यता के विषय में बहुत सारे बात हम आपको बताए थे। सिंधु सभ्यता जो था लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, समझे? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। सभ्यता क्या होता है? सभ्यता बताए हुए थे। सभ्यता जिस जगह पे सभ्य लोग रहते हैं, मतलब ढंग से खाना पीना खाते हैं, रहते हैं, एक संस्कार रहता है, संस्कार के तरफ हम अपना कोई भी काम करते हैं तो संस्कार रूपी करते हैं, तो इसको सभ्यता कहा जाता है। भारत एक सभ्य देश है। ये सारा कुछ हम आपको बताए हुए थे। आपको पूछा जाएगा कि सभ्यता का खोज माने कब हुआ? सभ्यता का देश किससे कहा गया? तो सभ्यता जो है, सभ्यता एशिया महादेश को कहा गया है, जबकि मानव का खोज अफ्रीका महादेश में हुआ था। सबसे पहले मानव कहाँ आया था? अफ्रीका महादेश में। लेकिन सभ्य मानव कहाँ रहे? सभ्य मानव कहाँ पे रहे? तो एशिया महादेश में। अब देखिए एशिया महादेश में तो सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ना है। सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताए हुए थे। यह एक शहरी सभ्यता थी। हमें यहाँ के जो था, ये सभ्यता जो था ना, इसका खोज कौन क्या थी, ये सारा कुछ हम आपको बताए हुए थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हुए थे। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थल के विषय में हम आपको आज बताएंगे। देखिए पहला स्थल, सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इसका खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी। कौन किया था? दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा जगह कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा की जगह पे है? पाकिस्तान में। देखिए अब आपको प्रश्न आया कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्यों? तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान बहुत सारे शहर मिले हैं, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर का खुदाई किया गया था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए राम का 4 बेटा है। राम का 4 बेटा है, समझे? अनेक, प्रवीण या कुछ भी 4 बेटा है। तो अब राम को क्या कहेगा? अनेक के पिता कहेगा। जैसे शंकर जी को गणेश के पापा कहते हैं। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके बड़े बेटे के नाम से पुकारा जा सकता है, समझे ना? तो इस प्रकार से इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था। समझ गए? आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह का खोज हुआ था। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कब खोज हुआ था? खोज हुआ था हड़प्पा का? 1921 ईस्वी में। कौन इसका खुदाई किया था? तो दयाराम साहनी। इसका खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। आप एक एक पॉइंट हम सारा कुछ लिख दिए थे। हड़प्पा से इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी था। अब देखिए इसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। हड़प्पा का जब खुदाई हुआ 1921 ईस्वी में, तो इसमें बहुत सारे चीज़ मिले हैं। मजदूर से रिलेटेड सामान मिले हैं। हड़प्पा में मजदूर से रिलेटेड सामान मिले हैं। जैसे देखिए कुम्हार का चाक। कुम्हार भी एक प्रकार का क्या होता है? मजदूर होता है। कुम्हार का चाक मिला है। चाक जानते हैं ना क्या होता है? चाक जिस पर नचा नगा क्या बर्तन वगैरह माटी का बर्तन बनाता है, तो उसी को कुम्हार का, वही चाक कहते हैं उसको। तो चाक मिला है।
अन्नागार मिला है। अन्नागार के मतलब क्या कि अन्न रखने वाला एक बहुत बड़ा भवन मिला है हड़प्पा में। देखिए अन्नागार 2 जगह पे मिला है, एक हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में भी मिला है। हड़प्पा में भी मिला है अन्नागार और मोहनजोदड़ो में भी। लेकिन मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है ना बहुत बड़ा था। पूरे सिंधु सभ्यता में अगर पूछा है कि सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो आप कह सकते हैं पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। बहुत बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो का अन्नागार। तो अन्नागार यहाँ भी, अन्नागार के मतलब क्या, अन्न रखने वाला भवन, समझे। जैसे क्या कहता है अरे ये क्या कहता है, गोलघर, गोलघर जो है पटना में गोलघर, वो अन्न के लिए ही मिलने बनाया था, अन्न रखने के लिए है। तो क्या मिला है, अन्नागार मिला है। तो अन्नागार 2 जगह पे, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी। लेकिन मोहनजोदड़ो का अन्नागार बड़ा था, समझे, और इसका हड़प्पा का छोटा था। तो कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास के मतलब मजदूर जहाँ पे रहते हैं उसको श्रमिक आवास कहा गया है। तो इस जगह का खुदाई जब किया गया, हड़प्पा का खुदाई किया गया, तो यहाँ पे ये सब अवशेष मिले हैं, ये सब चीज़ मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है मतलब कि एक मूर्ति है, समझे, जो माने मातृ देवी है, समझे, उसका मूर्ति मिला है। अब ओखली मिला है। ओखली के मतलब क्या, ओखली नहीं जानते हैं, अरे ओखली जिससे धान वगैरह से कूटते हैं ना, उसी को तो ओखली कहा जाता है। तो ओखली मिला है, ओखली मिला। उसके ताबूत मिले। ताबूत क्या होता है, ताबूत क्या होता है कि जब मुस्लिम लोग मरते हैं तो उसको दफना दिया जाता है वैसे, और हिंदू मरता है तो उसको जलाया जाता है। लेकिन जब ईसाई लोग सब मरते हैं ना, तो उसको एक बहुत अच्छे बक्सा में बंद करके और उसको दफना दिया जाता है। तो उस बक्सा में जो बंद करते हैं उसी को ताबूत कहते हैं। तो ताबूत मिला है। उसके बाद RS-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। तो हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला है RS-37 नामक, उस माने कब्रिस्तान का नाम है RS-37। तो आपको प्रश्न रह सकता है कि RS-37 क्या है, तो आप कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के खुदाई के दौरान हड़प्पा नामक स्थल से जब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई किया, तो उस जगह पे RS-37 नामक कब्रिस्तान मिला, समझे। जो यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जो थे किसी को माने कि सिस्टमेटिक ढंग से उसको दफनाया करते थे, समझे, कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। तो RS-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। तो समझिए ना, कब्रिस्तान RS-37 क्या है, एक कब्रिस्तान है। उसके बाद हाथी नहीं, हाथी का खोपड़ी मिला है, हाथी का कंकाल मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह। हाथी के माथा पर इस प्रकार का चिन्ह रहता है ना, इसी को स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, समझ गए। तो हड़प्पा शहर से ये सब चीज़ आपको मिले है। आपको पूछा हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। किसने किया था, दयाराम साहनी, समझे। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, समझे। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का समझे यहाँ पे कौन कौन से, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। 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 मातृ देवी की मूर्ति, ओखली ताबूत। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली ताबूत, RH-37 नामक RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है, हाथी और स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सब यहाँ पे क्या मिले हैं, अवशेष मिले हड़प्पा से। इसके अगला साल 1922 ईस्वी में, देखिए आपको ईयर जो है ना, आपको पहला से दूसरा चीज़ का खोज हुआ है उसी का ईयर पूछेगा, सबका आपको डेट नहीं पूछा है किस साल आपका माने उसका खोज हुआ था। तो 1-2 डेट आप याद कर लीजिए, उसके बाद वाले स्थल का आपको डेट नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूछता भी नहीं है, समझे। अब आगे देखिए, उससे अगला साल 1921 ईस्वी में तो हड़प्पा का खोज हो गया। उससे अगला साल 1922 ईस्वी में एक शहर था मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में ही है। देखिए सिंधु सभ्यता जो था ना, मेनली पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो मेन उसका जो क्या कहता है, अरे बॉर्डर, उसी पे ज़्यादा उसी पे मिला है, समझे ना। तो देखिए अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है, समझे। देखिए सिंधु सभ्यता को मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं कह सकते क्योंकि उसको बाद में खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहे, क्योंकि पहले हड़प्पा का खोज हुआ था। अब बात समझिए, इसका खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। हम लिखे दिए हैं पे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से चीज़ मिले हैं? मृतकों का टीला मिला है। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इससे यह दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो जो था ना, युद्ध का प्रतीक, युद्ध का प्रतीक दर्शाता है। देखिए इस जगह पे हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला है, मतलब कि वहाँ के लोगों को मरने के बाद अच्छे से दफनाया जाता था। कब्रिस्तान के मतलब एक लाश यहाँ पे है, एक लाश इसके बगल में, एक लाश इसके बगल में, यही ना होता है कब्रिस्तान में, तो यही होता है। तो ये था। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था? और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, समझे? क्योंकि यहाँ पे लाश जो था ना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था। किसी का हाथ उधर फेंकाल है, हाथ का माने कंकाल फेंकाल है, किसी का गर्दन नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का एकदम यहाँ से कटा हुआ, किसी का ये है। तो सिस्टमेटिक ढंग से कोई लाश अच्छा अवस्था में है ही नहीं। तो कब ऐसा होगा? किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कब होगा? जब मारपीट होगा। मान लीजिए बम बजा दिया, बम बजा दिया तो हमारा हाथ कहीं जाएगा, ये पैर कहीं जाएगा, मुड़ी कहीं जाएगा, समझे? तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक लाश का ढेर मिला है। इस यहाँ पे क्या मिला है? लाश का ढेर मिला है मोहनजोदड़ो में। हाँ, लाश का, यहाँ पे कब्रिस्तान वगैरह कुछ नहीं है, लाश का ढेर मिला है ना। यह दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो जो था युद्ध का प्रतीक दर्शाता है कि यहाँ पे युद्ध हो रहा था, यहाँ पे युद्ध होता था, समझे? हालांकि पूरे सिंधु सभ्यता की बात आप करते हैं तो पूरे सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई प्रतीक ही नहीं मिला है जो यह दर्शाए कि पूरे सिंधु सभ्यता में माने युद्ध वगैरह से मारपीट, युद्ध जानते हैं ना, युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अवशेष को देख करके यह लगता है कि यहाँ पे युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लाश सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था, समझे? तो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। आपको पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो युद्ध का प्रतीक दर्शाता है। यहाँ के जितने भी लाश मिले हैं वो सब माने दफनाए या जलाए नहीं गए थे, वो माने किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, समझे? और बहुत सारे लाशों को एक ही जगह पे ला करके रख देता था, समझे? अरे मान लीजिए कि कोई युद्ध करेगा, कोई युद्ध करेगा, सबको मार देगा, तो क्या करेगा? वो उसको अच्छा से जलाएगा? संभव है नहीं कि उसको अच्छा से जलाएगा। जितने वाला देश सबको एक ही जगह पे रहेगा, बस छोड़ देगा। तो वही इसीलिए वहाँ पे लाशों का ढेर मिला है। उसका अन्नागार है, तो हम बोले हैं हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, यहाँ भी अन्नागार मिला है, समझा? लेकिन यहाँ का अन्नागार सबसे बड़ा था। आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पूरे सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन सभी स्थलों में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला स्थान। गलीचा, देखिए सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। गलीचा का मतलब होता है क्या कि कालीन वगैरह, गलीचा मतलब क्या कि वो गली है, उसमें कालीन मन कारपेट वगैरह से बिछाया हुआ है, समझे? तो आपको पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ पे स्नानागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं। स्नानागार के मतलब क्या? स्नान करने वाला एक स्विमिंग पूल मिले हैं, समझे ना? तो इस जगह पे मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं? स्विमिंग पूल मिले हैं। पुरोहित आवास मिले हैं, मतलब पुरोहित मान क्या, पंडित जी को रहने का स्थान मिला है यहाँ पे, इस जगह पे। सभागार, सभागार के मतलब क्या होता है कि सभा, एक जगह पे बहुत सारे सभा होते थे, समझे? सभागार मिले हैं। सभागार समझे ना? सभागार के मतलब कि राज्य के मंत्री वगैरह से बैठ कर क्या उसका डिस्कस करता है, तो इसी प्रकार से सभागार। यहाँ पे चौड़ी सड़क था। क्या था? सभा में लोगों को जाने के लिए क्या होता है? चौड़ी सड़क की जरूरत पड़ता है। तो चौड़ी सड़क, यहाँ की सड़कें चौड़ी थी। हालांकि देखिए सिंधु सभ्यता की सभी सड़क चौड़ी थी, और सिंधु सभ्यता की जितनी भी सड़क थी ना, वो सब क्या था कि सीधी थी, 90 डिग्री पर माने काटती थी। सिंधु सभ्यता की जितनी भी सड़क थी ऐसे था और ऐसे करता था, टेढ़ मेढ़ नहीं था। एक ही जगह था जिसका माने टेढ़ मेढ़ था, उसको आगे हम देखते हैं। तो चौड़ी सड़क, उसका कुआं मिला है। वहाँ पे क्या मिला है? कुआं। देखिए ये स्नानागार अलग चीज़ हुआ, कुआं मतलब पानी निकालने वाला, इंडा, जिसको इनार कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में। तो कुआं मिला है। और यहाँ पे जितने भी वस्त्र मिले हैं ना, वो सूती वस्त्र मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कपास के साक्ष्य मिले हैं, और जितने भी वस्त्र थे वो सूती, कपास के बने हुए सूती वस्त्र के थे, समझ गए? तो ये मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नर्तकी मिला है। नर्तकी के मतलब कि डांसर, एक लड़की है जो डांस कर रही है, और वो जो मिला है वो कांसा का मिला है। देखिए
एक तांबा का खोज तो हमको इससे पहले वाले काल में हो चुका था हैं। इससे पहले वाला पाषाण काल में तो हमको तांबा का खोज हो गया था, आदि मानव से ही सभी तांबा का खोज करके गया था। लेकिन इस काल में कांसा का खोज हो चुका था, सिंधु सभ्यता में कांसा का खोज हो चुका था। तो कांसा की एक लड़की मिली है जो नाच करते हुए दर्शाया गया है, तो ये मिला है यहाँ पे। उसका तांबा का ढेर मिला है, मतलब क्या कि पाषाण काल में तांबा तो खोज हो गया था, तो एक जगह पे बहुत सारे झोझर करके ऐसे ऐसे करके तांबा बहुत सारा एक जगह पे रखा गया था, तो तांबा का ढेर। और ये युद्ध का प्रतीक हम बताए हैं कि युद्ध का प्रतीक क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाश मिले हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से माने अच्छा व्यवस्था में नहीं है, सब लाश कोई इधर फेंकायल है, कोई उधर फेंक, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो इस प्रकार से लाश मिले हैं। अब देखिए ये हो गया, तो समझिए ना हड़प्पा से कौन कौन, देखिए हड़प्पा से कौन कौन सवाल मिला। हड़प्पा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। यह किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, समझे। यहाँ पे क्या क्या अवशेष मिले, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति। आप 2-3 बार पढ़िए याद हो जाए। ओखली, ताबूत, RS-37, हाथी का माने कंकाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। उसका मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो इससे अवशेष से पता चलता है कि यहाँ पे युद्ध होते थे, क्योंकि यहाँ पे लाशों का ढेर एक ही जगह पे मिला है, समझे। इसे खोजकर्ता राखल दास बनर्जी थे। कब हुआ था, 1922 में, नदी सिंधु नदी के किनारे। इसे मृत्यु का टीला कहते हैं। अन्नागार, यहाँ का अन्नागार सबसे बड़ा था। गलीचा मिला है, सिंधु सभ्यता का गलीचा किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का। स्नानागार, पुरोहित आवास, सभागार, चौड़ी सड़क, कुआं, कपास, समझे, नर्तकी, कांसा के नर्तकी, तांबा का ढेर, युद्ध का प्रतीक। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो से मिला था। अब अगला देखते हैं, ये हो गया। आप 2-3 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखिए। अब इसको देखते हैं। उसके बाद तीसरा था चनहुद्रो, ये भी पाकिस्तान में। देखिए जितना भी दरो वाला है ना, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो है, ज्योतिजोदड़ो, तो जितना भी दरो वाला जितना भी शहर है ना, वो सब पाकिस्तान में मिले हैं। ये सिंधु नदी किनारे, इसके खोजकर्ता गोपाल मजुमदार। इसके खोजकर्ता चनहुद्रो के खोजकर्ता गोपाल मजुमदार थे। अब यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ फीमेल, औरत से संबंधित चीज़ें मिला है। यहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी साक्ष्य माने फीमेल से संबंधित हैं। मतलब फीमेल का संबंध क्या है, उसके मेकअप का सामान, लिपस्टिक, आईना, कंघी, समझे। उसका क्या होता है, जितना मेकअप के सामान होता है ना, वो सारा चीज़ यहाँ से मिले, चनहुद्रो से। खोजकर्ता गोपाल मजुमदार। फीमेल का सामान मेकअप मिला है, अलता, क्रीम, पाउडर, काजल, लिपस्टिक, छोटका शीशा। एक छोटका शीशा होता है ना, नहीं दे, अरे एक बैग रखी रही, औरत सब क्या करते हैं, एक बैग रखी हुई रहती है और उसी में अपना पूरा एकदम सामान रखी रहती है। छोटा शीशा मिला है। गुड़िया मिला है, गुड़िया, औरत ही गुड़िया से खेलेगा। कैट एक मिला है, अब से कैट एंड डॉग। ये क्या होता है, एक जगह पे ऐसा चीज़ मिला है कि आगे आगे कुछ ऐसे कैट एंड डॉग माने ऐसे पैर के निशान है, मतलब आगे आगे बिल्ली के पैर का निशान है और पीछे पीछे क्या होता है कि ये क्या कहता है, डॉग, कुत्ता के पैर का निशान है। मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि मतलब कि कुत्ता जो था ना, बिल्ली को पीछा कर रहा था। तो कैट डॉग ध्यान रखिए, कैट डॉग ये मिला है। अब से अलंकृत मनका, यहाँ मनका मतलब क्या होता है, घड़ा पर माने सजाने उजाने का काम तो औरत ही करेगी। तो अलंकृत मनका, दुर्ग रहित। देखिए सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे ना, हालांकि पूरा सिंधु सभ्यता दुर्ग से घिरे हुए था, मतलब किला से, बड़े बड़े किला थे तो किला से घिरे हुए थे। लेकिन यही एक चनहुद्रो जो शहर था ना, वो दुर्ग उसमें था ही नहीं, मतलब वो उसमें कोई किला नहीं था। तो आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता के कौन से शहर दुर्ग रहित थे, तो चनहुद्रो दुर्ग रहित था, मतलब कि इसमें दुर्ग नहीं था। अलंकृत मन का, सुई धागा मिला है, ये औरत करती है काम। ये एक औद्योगिक शहर था, माने उद्योग धंधा यहाँ पे होता था। अगला है सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में ये भी था। सुतका गेंडोर भी था क्या, पाकिस्तान में। ये डास्क नदी के किनारे है, समझे। इसका खोज ऑरेनस्टाइन ने किया था। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। सुतका गेंडोर जो था ना, सबसे पश्चिमी भाग था। सुतका गेंडोर क्या था, सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी भाग था सुतका गेंडोर। अब अगला है रोपर, जो पंजाब में। अब भारत में पंजाब एक जगह है, उस जगह पे एक रोपर शहर है, तो रोपर है, रोपर मिला।
इसका खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। यह सतलज नदी किनारी है। यहाँ पे इसका भी ज़्यादा कोई अवशेष नहीं मिला है। इस जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इस जगह पे एक ऐसा मिला है माने लाश जो आदमी के साथ कुत्ते को माने जानवर को भी दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। आदमी के साथ जानवर को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोपर से, पंजाब के रोपर से मिले हैं। आदमी के साथ जानवर को भी दफनाया गया था, तो इस जगह से ये मिले हैं। देखिए अब कुछ शहर और बचे हुए हैं, समझे, जो इसको हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। सिंधु सभ्यता के कुछ शहर और बचे हुए हैं, उसको हम अगला क्लास में करा देंगे। उसके बाद अगला सभ्यता देखेंगे। इस प्रकार से आप देखिए क्लास करते रहिए, आप ईमानदारी से सारा क्लास करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।